हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो चलिए, दिस इज़ द टाइम ऑफ मैथ्स। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, बट कंप्लीट रिवीजन बहुत अच्छे से करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन फंक्शन के साथ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इन टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक्स को लेकर उनको भी कंप्लीट करेंगे, जिससे कि बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपके सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें लिखा है अ रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। मतलब आपको एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, एक रिलेशन बनाना है। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि जो x वाला है वो y को डिवाइड कर दे। x वाला मतलब पहले वाला, y का मतलब दूसरे वाला। पहले वाला नंबर दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा हो, तो आपको ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको अच्छे से पता है 2,2 3,3 4,4 इस टाइप के सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। तो क्या x डिवाइड्स y, पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो इतने सारे ऑप्शन थोड़े आप दिमाग में रख पाएंगे एक साथ। आपको केवल रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री चेक करिए। सिमेट्री चेक करने के लिए अगर 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा? ये गलत है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ना? सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करिए। अगर 2 4 को डिवाइड कर सकता है और 4 8 को डिवाइड कर सकता है तो क्या 2 8 को डिवाइड करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो आप बस ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, दैट इज बी। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, जिसमें दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है आपके सामने, ध्यान से देखते जाइए इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए 10th का भी एग्जाम हुआ, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा जैसे कि ये पूछे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कोई हमेशा बहुत हैवी सा क्वेश्चन पूछेगा जो किसी को नहीं आ रहा होगा। ये कोई जरूरी थोड़े है। आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन करिए आप, इसका आंसर बताइए मुझे कितना होगा। इसमें लिखा है अ मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन क्या है बता दो? इसका ऑर्डर है ना? तो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? सीधे सीधे अगर हम देखें तो हम केवल स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके होते हैं, वही आपको रिवाइज करनी है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दूसरी बात डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो पक्का m इजिकल टू n होना चाहिए, m इजिकल टू n होना चाहिए, और डायगोनल में कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो सब सेम होने चाहिए। तो यानी कि 1 1 वाला, 2 2 वाला एसेट्रा जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब एक जैसे होने चाहिए। जो भी हो, k हो, r हो, p हो, 2 हो, 5 हो, सेम हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप ये कंडीशन चेक करिए कौन से वाले क्वेश्चन में है ना? तो i इज इक्वल टू j होगा पहले वाले ऑप्शन में, तो इसने ए आई जे 0 बोला हुआ है और i नॉट इक्वल टू j बोला हुआ है, लेकिन ऑर्डर की कोई बात नहीं करी। ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है। और वैसे ढंग से देखें तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ये वाली कंडीशन केवल 4th वाले ऑप्शन में ही दी हुई है। ऑर्डर सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा इसमें बता दीजिए? डी होगा। ठीक है नहीं? ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y 1 1 यानी कि इंजेक्टिव। तो कौन सा वाला कंडीशन इसमें ट्रू है जिससे कि हम इस फंक्शन को इंजेक्टिव यानी कि 1 1 बोल सकें? ठीक है ना? हमने याद किया था अगर fx1 इजिकल टू fx2 लिख दें और x1 इजिकल टू x2 प्रूव कर दें तो वो 1 1 होता है।
ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है, पहला ऑप्शन फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू x इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ये सही है। या x1 नॉट इक्वल्स टू x2 दिस इंप्लाइज दैट fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2, या दोनों, सी ऑप्शन कहता है कि दोनों ऊपर वाले सही हैं, या डी ऑप्शन कहता है कि ये सब गलत है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये सी वाला आंसर होगा इसका। आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिए कोई लंबी छोटी चीज नहीं है, बट ये फंक्शन के क्वेश्चन, रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता। और जो रिलेशन फंक्शन का लिखने वाला पार्ट था ना लंबा चौड़ा, जिसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालते थे और बहुत बड़े बड़े काम करते थे, वो डिलीटेड पार्ट है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आपके में केवल 1 1 और ऑन 2 चेक करने ही रह गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सी आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, दोनों होंगे ये। नेक्स्ट हो गया आपका, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब ये आपको सॉल्व करके निकालना होगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो पक्का इसका डिटरमिनेंट कितना होगा बच्चा, बता दीजिए, 0। सबको अच्छे से पता है सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट 0 होगा तो सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, 2 + x 2 + x के लिए क्या आएगा बता दीजिए, देखते जाइए इसको। दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कितना आएगा बोलिए, 5 और ये माइनस का 2 आएगा, 5 और माइनस का 2 आएगा। अब -3 के लिए क्या आएगा बता दीजिए, -3 के लिए क्या आएगा, ये भी और ये भी छोड़ दीजिए, -5 और माइनस का 5 और माइनस का 2x, है ना। और 4 के लिए क्या आएगा बता दो बच्चों, है ना। अब इसके नीचे 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, 1 + x, 1 + x, 1 और ये प्लस का x होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये वाली वैल्यू कितनी लिख देंगे इसको हम, 0। अब इसे सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए। ये 3 बचा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6 + 3x, ये -3 है, अंदर भेजिए, प्लस का 15 और प्लस का 6x, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 + 4x इज इक्वल टू कितना हो गया बता दीजिए, 0 हो गया। तो ध्यान से देखिए जरा, ये 9x हो गया और ये 13x हो गया, है ना। अब कांस्टेंट बता दीजिए कितने हो गए, 6, 21, 25, इधर भेज देंगे माइनस का 25, तो x इज इक्वल टू -25/13। तो -25/13 दैट इज ऑप्शन बी। सारे बच्चों को ढंग से आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? आपको बस इतना सारा काम करना है, सॉल्व करना है और अपना टिक मारना है। याद रखिए एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से टिक मारना है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे क्वेश्चन तो हमें सब आते थे बट हमने टिक ही नहीं मारे, टिक रह गया या गलत लग गया, जहां लगाना था वहां नहीं लगा, वो कहीं और ही लग गया। तो पहले जब कॉपी में लिखते थे तो वो इजी था, इसमें टिक मारना बहुत टफ काम है, तो वो सारे काम केयरफुली करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अ सेट A containing m elements and the set B contains n elements, जिसमें n m से ज्यादा है, तो then the number of bijective functions from A to B, A से लेके B में कितने सारे bijections बन सकते हैं। देखिए एक सेट है आपके पास ये वाला A, एक सेट है आपके पास ये वाला B, ठीक है बच्चों। तो पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट है, सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट्स, इसमें m एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 2 3 10, इसमें m एलिमेंट्स हैं। और दूसरे वाले में कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, होंगे कुछ भी 1 2 3 10, इसमें n एलिमेंट्स हैं, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की वैल्यू m से बड़ी है, यानी कि इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, कितने सारे बाइजेक्शंस बन सकते हैं। डेफिनेशंस हमेशा याद रखिए, एक तरह से देखें तो ये डेफिनेशन ही पूछी है इसने, जिसको बाइजेक्शन की डेफिनेशन नहीं आ रही होगी वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। तो सबसे पहले बाइजेक्शन होने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है और 1 2 भी होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 1 1 तो चलो कहीं भी पेयर बन जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन ऑन 2 होने के लिए इस सेट के सारे एलिमेंट इधर पेयर्ड होने चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट इधर पेयर्ड होने चाहिए, बट इसमें तो ज्यादा एलिमेंट है, इसमें तो ज्यादा एलिमेंट है ना, ज्यादा एलिमेंट है, तो इसका मतलब बाइजेक्शन नहीं बनेगा। अगर आपने ज्यादा एलिमेंट थे 2 2 3 3 एलिमेंट को एक ही जगह जाके ज्वाइन कर दिया तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो या तो 1 1 नहीं होगा या फिर ऑन 2 नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसको मतलब सीधा सीधा ये बाइजेक्शन नहीं होगा। बाइजेक्शन नहीं होगा तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस कितने होंगे, जब बाइजेक्शन है नहीं है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन कहां से लिखोगे, 0 लिखेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्शन इज 0, दैट इज ऑप्शन डी।
इसमें एक भी बाइजेक्शन नहीं होगा। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। चलिए इफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। मतलब सीधा सीधा आपको ए की बी की वैल्यू निकालनी है, फिर उनको स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी कितना हुआ, अगर हम आप इसको ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा बता दीजिए। ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए तो यहाँ पर आएगा, और 2 प्लस 6 दैट इज 8 यहाँ पर आएगा, और -2 और 3 तो दैट इज 1 यहाँ पर आएगा। और ध्यान से देखते जाइए, माइनस भी है, एक मिनट, 1 प्लस ए, 2 और 4 6, 2 और 4 6 है बेटा, ये 6 है ना, 2 और 4 6 है, -2 और ये 3, मतलब यहाँ पर 1 है, और माइनस का बी और 2, माइनस का बी और 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी बोलिए, 5 6 1 0, 5 6 1 और ये 0, यही तो था। तो कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो a की वैल्यू 4 निकलेगी, इसको इसके साथ तो b की वैल्यू 2 निकलेगी। अब अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 4 दैट इज 20 आएगा, है ना। 20 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से करते जाइए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। नेक्स्ट, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम सेट फर्स्ट, यानी कि सेट ऑफ फर्स्ट नहीं है, आई लिखा हुआ है वो, सेट आई मतलब फ्रॉम आई का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स टू इटसेल्फ इज अ बाइजेक्शन, मतलब इंटीजर का सेट है। मतलब आपको इसने बोला है कि आई से आई में कोई एक फंक्शन था, अब आपको ये चेक करना है, ये फंक्शन है, 4 दे रखे हैं, कौन कौन से बाइजेक्शन हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो बाइजेक्शन होने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन 2 भी होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इंटीजर का सेट है, ये इंटीजर का सेट है ना। तो अब जरा ये बता दीजिए कि fx इजिकल टू एक्स क्यूब वाला ये ऑन 2 नहीं होगा, है ना, ये ऑन 2 नहीं होगा। अरे आप ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, fx इजिकल टू वाई लिख के तो चेक करते हैं, fx इजिकल टू वाई लिख के चेक करते हैं, fx के प्लेस पर ये लिख देंगे y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, y का क्यूब रूट। अगर मैं y के प्लेस पर 3 मान लूँ तो क्यूब रूट ऑफ 3 होगा x, बट x होगा, बट ये तो इंटीजर नहीं होता ना, ये तो इंटीजर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्शन नहीं है। अब सेकंड वाला बाइजेक्शन यही लग रहा है कि नहीं है, और 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब x प्लस 2 वाला, यही बाइजेक्शन होगा, यही बाइजेक्शन होगा, सी वाला भी नहीं होगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अरे बोलिए, अरे आप fx इक्वल टू वाई लिख देंगे, चेक कर लिया करिए, कंफ्यूजन मत रखा करिए। fx इक्वल टू वाई लिख देंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 1/2 आ जाएगी। अगर हम y को 5 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, y को 4 मान लेंगे, 4 तो इंटीजर होता है ना, 4 मान लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये इंटीजर नहीं होता। आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब केवल बी होगा, इसका आंसर बी। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिसमें सॉल्व करके कुछ नहीं आता, हिट एंड ट्रायल होते हैं, मतलब एक एक वैल्यू रख रख के देख लो कि कौन सी वाली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, एक सेट है मेरे पास x, इसमें एलिमेंट है -1 0 और 1, दूसरा सेट है y, इसमें एलिमेंट है 0 और 2, एंड अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू 2x रेज़ पावर 4, y इज इक्वल टू 2x रेज़ पावर 4, y इज इक्वल टू 2x रेज़ पावर 4, है ना। तो x एक सेट है, ऐसे करके एलिमेंट थे -1 0 1, -1 0 और 1, y एक सेट है, इसमें एलिमेंट थे 0 और 2, ठीक है ना। ये x वाला है और ये y वाला है, यहाँ पर हमने बना दिया एक फंक्शन, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू 2x रेज़ पावर 4 है, तो मुझे बताइए जरा, अगर मैं x को -1 मान लूंगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे जाके, 0 मान लेंगे तो यहाँ पे बनेगी, और 1 मान लेंगे तो, अगर मैं x को 1 मान लूँ तो ये भी 2 पे जाके बनेगी,
आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको ये पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, मैनी 1 है क्या है? तो जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनकी तरह से ये भी है। आप पहले चेक कर लो कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से जो भी ऑप्शन दे रहे हो टिक मार देना। सबसे पहले इसको 1 1 चेक करना, पक्का 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये दो एलिमेंट है, एक एक के साथ जाके पेयर हो गए। 1 1 तो है ही नहीं है ये। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू होने के लिए कह सकते हैं क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट पीछे वाले सेट में कहीं ना कहीं पेयर्ड है। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मैनी 1 ऑन टू हुआ, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू यानी कि सी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? तो इस टाइप से आप इन सबको चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन, ये थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, बट ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हुए हैं। याद रखिए जितने किए हुए हैं ना, जो कर लिए हैं, आपको बस वही सारे क्वेश्चंस बार बार बहुत अच्छे तरीके से सीखने हैं ताकि हमको भूल ना जाए। आने को आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता, बट हम चीजों को भूल जाते हैं इसलिए वो गलत हो जाते हैं। तो आपको याद ही तो रखना है बस। रिवीजन का मतलब क्या है? याद रखना। आई प्लस ए का क्यूब और सॉरी ए माइनस आई का क्यूब और ए प्लस आई का क्यूब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ठीक है बच्चों, और देन सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का क्यूब और ए प्लस आई का क्यूब, ए माइनस आई का क्यूब, ए प्लस आई का क्यूब माइनस का 7a, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी निकलेगी, इक्वल्स टू क्या आएगा? तो इसको जरा सॉल्व कर लो आप, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बेटा? सॉल्व करना सारे लोगों को आता है अच्छे तरीके से? सबको आता है कि नहीं आता बता दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस आई का होल स्क्वायर और a माइनस आई, ऐसे इसको लिख सकते हैं a प्लस आई का होल स्क्वायर और a प्लस आई और माइनस का 7a, ठीक है ना। अब a माइनस आई का होल स्क्वायर, अब ये मत बोलना सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दो, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं आप। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस ba, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस ba, यानी कि i इंटू a, ठीक है ना। और ये वाला हमारे पास a माइनस आई पहले से ही है ना। अब इसको खोलो जरा, कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ai प्लस ia, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? a प्लस आई का कर देंगे और माइनस का 7a हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर इजिकल टू a है, a स्क्वायर इजिकल टू a है, तो ये तो a हो गया, और ये आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर आई ही होता है, ये माइनस का a ही लिखेंगे इसे, और इसे लिखेंगे माइनस का a। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। और ये कितना हो गया? a माइनस आई प्लस a स्क्वायर को तो हम a लिखेंगे, आई स्क्वायर को हम i लिखेंगे, ये कितना हो गया? a हो गया, और ये भी कितना हो गया बोलो? a स्क्वायर को तो a लिखेंगे, ये i हो गया, ये a हो गया, और ये भी a ही हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा a प्लस आई और माइनस का 7a, ये और ये कैंसिल हो गया, i माइनस a माइनस आई, यहाँ पर कितना हो गया? a 3a प्लस का i और a प्लस आई माइनस का 7a, यही तो हो गया। सॉल्व करते जाना है बस, सॉल्व करते जाइए, उसके सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, है ना। कर लो जरा, कितना हो गया? इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, इसका इसका करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर का स्क्वायर आई होता है, इसका इसका करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर मतलब a, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू वापस a ही लिख देंगे ना। यहाँ से देखो a स्क्वायर की वैल्यू a है, इसको लिखेंगे तो प्लस का a, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर को तो a ही लिख देंगे, 3a इंटू आई, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? प्लस का a, और ये कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर का मतलब i और माइनस का 7a, है ना। तो देखो ये माइनस का i जो प्लस का i दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये वाला a माइनस का और ये वाला a प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
ए 3a 3a, ये कितने ए हो गए बोलिए, 3 और 3 6 और 2 8 माइनस 7 यानी कि a, और a का मतलब a का मतलब a यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? तो प्लीज देखते जाइए और ढंग से करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन f इज, फिर दोबारा वही बात, 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है ना। पूरे के पूरे फंक्शन में केवल दो ही चीजें बची हैं, 1 1 और ऑन 2, इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए जरा, आपको एक तरीका सिखा देता हूं मैं इस क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5 है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, अगर कोई आपसे पूछता कि इसके जीरोस कितने होंगे, कैसे निकालते? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते, -5 -4 है ना, तो माइनस का 5 और x + 1 ऐसे तो लिखते। तो यानी कि x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -1, इसके दो जीरोस हैं। तो यानी कि x के प्लेस पर 5 लिखने से भी जीरो आंसर आता, और x के प्लेस में -1 लिखने से भी जीरो आंसर आता। तो इसका मतलब दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनको लिखने से जीरो आंसर आता। इसका मतलब ये 1 1 नहीं हुआ। तो 1 1 को तो डिलीट मार दीजिए दिमाग में से, अगर आपके चल रहा है तो 1 1 हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि दो वैल्यू से सेम आंसर आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब बात आती है ऑन 2 की, है ना, स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो f इज 1 1, f इज नॉट 1 1, f इज बाइजेक्टिव नन ऑफ दिस। तो देखिए 1 1 है, बिल्कुल नहीं है, नॉट 1 1 है, ये लग रहा है, बाइजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव कहां से होगा, है कि नहीं है? अब नन ऑफ दिस, तो जब हमारे पास नन ऑफ दिस हम तब लगाते हैं जब ऊपर के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सब गलत हों, ऊपर के जो ऑप्शंस दिए हुए वो सारे गलत हों, तब हम नन ऑफ दिस लगाते हैं। लेकिन ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए थे उनमें हमें एक सही लगा। कौन सा वाला सही लगा बता दीजिए? बी वाला, f इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, यानी कि ये 1 1 नहीं है। सारे बच्चों को पक्के तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से हैंड रेज कर दिया करें, ये सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस इज 1 1 नहीं है, मैनी 1 यस, बोथ 1 a एंड b गलत, नन ऑफ दिस तो लगाते नहीं, ऊपर वाले सारे गलत ना। आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 1 है क्या? इंटीजर फंक्शन है, 1 1 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स की वैल्यूज ऐसी होती हैं इनका आंसर एक जैसा ही आता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 1.6 सबके आंसर एक जैसे आएंगे, तो ये 1 1 नहीं हुआ, है ना। 1 1 नहीं हुआ तो मतलब मैनी 1 हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हुआ इसका। ठीक है बेटा, नाम याद रखना पड़ता है इस फंक्शन का, सिंघम नहीं है ये, सिग्नम है, सिग्नम फंक्शन। f फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय fx इक्वल टू 1 0 -1, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 है और 0 से छोटी है तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ठीक है नहीं? ठीक है, देखिए फिर दोबारा से आप इसका एक डायग्राम बना के देखिए जल्दी, तभी आपको समझ में आएगा ये। ठीक है ना। तो f एक फंक्शन है r से r में। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ये r से r में एक फंक्शन हो गया। अब r तो रियल नंबर होता है, ये फंक्शन बनाना है, ये r का सेट है और ये भी r का सेट है। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखो 0 से बड़ी छोटी वैल्यू -1 -2 -3 और उसके ऊपर बहुत सारी, ऐसे ही 1 2 3 और इसके नीचे बहुत सारी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सेम यहां पर करो, 0 -1 -2 1 2 3 बहुत सारी, है कि नहीं है? तो ध्यान से देखना, इसने बोला है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब इसका आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तब इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब
जीरो से बड़ी जब होगी तो इसका आंसर बनाएगा, यानी कि ये आएगा, इसका भी आंसर बनाएगा, 3 का भी आंसर बनाएगा, 4 का भी आंसर बनाएगा। तो इसका मतलब नॉट 1 1 1 तो ये नहीं, बहुत सारे एलिमेंट एक पे जाके चिपके हुए हैं। जीरो का आंसर जीरो पे ही आएगा, है ना। और दूसरा, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो माइनस बनाएगा, जीरो से छोटी होगी तो माइनस बनाएगा, जीरो से छोटी होगी तो माइनस बनाएगा, जीरो से छोटी होगी तो माइनस बनाएगा। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ऑन टू है क्या? अब इतने सारे एलिमेंट कहां ले गए तो ऑन टू कहां से हुआ? नॉट ऑन टू। ये तो कुछ है ही नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। 1 1 है, गलत जवाब। मैनी 1 है, मैनी 1 तो है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट एक ही से जाकर पेयर बना रहे हैं ऐसे करके, है ना। ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये मैनी 1 है, यानी कि बी वाला ऑप्शन पर टिक मारेंगे केवल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करिए इन सारे क्वेश्चंस को। इसमें लिखा है f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू 3x x स्क्वायर 2x। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, 1 और 3 के बीच में और 3 से बड़ी है, तो f माइनस 1 f2 f4 की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए f माइनस 1 f2 और f4 की वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। ठीक है बच्चों। तो f माइनस 1 क्या है? माइनस 1 का मतलब कितना है? माइनस 1 का मतलब ये है कि ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है मतलब ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा 3x। 3x का आंसर निकालेंगे, x के प्लेस में माइनस 1 लिख देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा ना। अब f2 का मतलब ये 1 और 3 के बीच की वैल्यू है, तो मतलब बीच वाला फंक्शन यूज होगा। तो fx का मतलब x स्क्वायर है, तो f2 का मतलब कितना हुआ? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब f4 की वैल्यू बताइए। 4 का मतलब 3 से बड़ा, और जब 4 3 से बड़ा है तो fx कौन सा यूज होगा? थर्ड वाला, है ना, तीसरा वाला। fx इक्वल टू 2x यूज होगा। fx इक्वल टू 2x। जब fx इक्वल टू 2x है तो f4 की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो 9 आंसर आएगा फिर ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? 9 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताइए? ये था हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7, और ये क्या था बोलिए? 1 माइनस 3 माइनस 2 4, है ना, इजिकल टू कितना हुआ? माइनस 4 6 माइनस 9x। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो आपको इसमें से x निकालना है। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करिए पहले इसका इसके साथ, तो ये कितना हुआ बताइए? 2 माइनस 6, अब इसका इसके साथ माइनस 6 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 12, अब इसका इसके साथ 5 और माइनस 14, 5 माइनस 14, इसका करिए माइनस का 15 और प्लस का 28 इजिकल टू कितना हुआ बोलिए? माइनस 4 6 माइनस 9 और ये x, यही तो होगा। तो सॉल्व करके कितना आएगा बोलिए? माइनस 4, ये कितने बचे? 6, और ये कितने बचे? 9, माइनस 9 ही तो बचेगा, और ये कितने बचे बोलिए? 13, और ये कितना आ गया बोलिए? माइनस 4 6 माइनस 9 और ये x। तो कंपेयर करेंगे तो आपको अपने आप ही x इक्वल टू 13 दिख जाएगा। डी। डी। नेक्स्ट इधर देखिए जरा। इसमें लिखा है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 5। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। तो देखो जरा, A डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 है। आपको क्या निकालना है? A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है कि नहीं? ठीक है।
आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आपको फॉर्मूला आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, कितना आंसर होता है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एक और प्रॉपर्टी लगाइए, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बराबर ही होता है। आप इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। आ गया कि नहीं आ गया, दैट इज डी। डी 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 सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताते जाइए। सबको आता जा रहा है समझ में? देखिए इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर इसका 3 है। ऑर्डर कितना बता दीजिए, 3 है। ऑर्डर कितना है इसका बता दीजिए, 3 है। ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब n के प्लेस पर हम 3 लिखेंगे। ऑर्डर 3 है तो हम n के प्लेस पर 3 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 9। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 9। आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना बता दो, 9 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा बताओ बच्चों। आगे सबको बोलिए, आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? हेलो, आता जा रहा है सबको? सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे बोलिए इसको, आपको अच्छे से पता है ना। जब किसी मैट्रिक्स में k इंटू ए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो लिख देते हैं k रेज पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे तो लिख देते हैं। आप इसको a मान लीजिए, ये a है ना, ये a है, आप इसको क्या मान लो बता, a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज पावर n, n का मतलब 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ a का, यही तो निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज पावर n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। तो इसका मतलब 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब 9 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 81, तो ये हो जाएगा 8468, दैट इज सी। सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे लोगों को, पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? ध्यान से देखते जाइए सारे बच्चे प्लीज बच्चों। ये वाला देखिए अब, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2k माइनस 3 ये दिया हुआ है। तो a देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ a इनवर्स कब निकलेगा, इनवर्स कब निकलता है, जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तभी तो इनवर्स निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा, 2, और 2 के लिए ओपन करिए इसको, कितना आएगा, ये कितना आएगा 2 के लिए, ये आएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 माइनस k के लिए कितना आएगा बताइए, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, और माइनस 3 के लिए कितना आएगा बताइए, ये भी छोड़ा ये भी छोड़ा, तो 0 माइनस 2, 0 और ये माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, नॉट इज इक्वल टू कितना 0। तो ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 5k, और ये हो जाएगा 6 नॉट इक्वल्स टू 0, 5k नॉट इक्वल्स टू माइनस 8, देन k नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5। तो माइनस 8 अपॉन 5, माइनस 8 अपॉन 5, दैट इज D। D इज द राइट आंसर। सबको दिख गया कि नहीं दिख गया बता दीजिए, D इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट वाला।
ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, जो ऑर्डर होता है n वो कितना है बोलो 3 है ना। ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 5 है, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। आप इसको केवल एक ही मैट्रिक्स मान लो, तो 3 रेज पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कितना हुआ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, इंटू ए कितना हुआ 4, बी कितना हुआ 5, है ना। तो 27 इंटू 20 27, 540। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है। 3 का पावर लगाएंगे 3, तो 27 तो पहले से ही होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी कि 5, 20 हो गया। अब 20 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, गलत दिया हुआ बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं दिया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct। तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कौन सा वाला करेक्ट नहीं है, पहला एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। आपको एक प्रॉपर्टी आती है, क्या प्रॉपर्टी आती है बता दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखते हैं, है ना। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम ऐसे भी तो लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब पहला वाला सही है, मतलब सीधा सीधा एक जो फॉर्मूला आपने याद किया था वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ये भी सही है। ए प्लस बी का होल इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी प्लस इनवर्स ऑफ ए, ये वेरीफाई नहीं होता। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए, दिस इज द रिवर्सल लॉ जो आपने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस का, है ना। तो इसका मतलब इस सी वाला है जो इसका सही वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे सारे बच्चों को इसमें से आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, आपको ए वाली मैट्रिक्स पता है, ए वाली जो मैट्रिक्स है 2 - 3 2 - 3 3 4, ठीक है ना। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, उससे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया 8 माइनस 9, तो 17 हो गया, है ना। ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। अब ए इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 4 2 को तो उल्टा सीधा कर दो, 4 2 को तो उल्टा सीधा कर दो और इसका साइन चेंज कर दो, 3 और ये माइनस का 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/17 और ये हो गया 4 3 - 3 2, ठीक है ना। चेक करो 1/17 और 4 3 - 3 2, दैट इज बी, ठीक है बच्चों। आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने बच्चों। इसमें लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6। एक पॉइंट है A12, एक पॉइंट है A12 और दूसरा वाला पॉइंट है 3 6, ठीक है ना, 1 2 और 3 6। अब इनको ज्वाइन करके
जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट को यूज करना है। तो मान लीजिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसके बीच में यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है ना। और जब ये होगा तो फिर क्या होता है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो पक्का इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। एरिया कितना हो जाएगा बता दीजिए, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार। एरिया इसका 0 हो जाएगा, और एरिया 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे बोलिए, 1/2 x1 y1 1 और x2 y2 1 x y1 इजिकल टू कितना, 0। इसको जरा ओपन करो, ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा बोलिए, 1 के लिए 6 माइनस वाई -2, ये भी खत्म ये भी खत्म, 3 - x, और 1 के लिए क्या आएगा बता दीजिए, 1 के लिए क्या आएगा बता दीजिए, 1 के लिए क्या आएगा बता दीजिए, 3y - 6x, 3y - 6x इजिकल टू 0। ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 6 - y माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 3y - 6x 0, ठीक है बेटा। तो एक x ये है, एक x ये है, माइनस का 4x बच गया, एक y ये है और एक y ये है, प्लस का 2y बच गया, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब इसे हम चाहें इजिकल टू 0, इसका मतलब ये हुआ, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं y इजिकल टू 2x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इजिकल टू 2x, दैट इज a। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, दैट इज a वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, px इजिकल टू कितना है बोलो, px इजिकल टू cos x sin x, cos x sin x माइनस sin x और cos x, माइनस sin x और ये cos x, यही तो हो गया। अब ये कह रहा है कि px इंटू पी वाई की वैल्यू कितनी होगी। चारों ऑप्शंस में px इंटू पी वाई की वैल्यू दी हुई है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कितनी होगी, है ना। जब ये px है तो पी वाई कितना होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप पी वाई की वैल्यू लिखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, x को हटा के y लिख देंगे, cos y sin y माइनस का sin y और ये cos y, यही तो होगा। तो बोलिए अब कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। px इंटू पी वाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, px इंटू पी वाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बोलिए, ऐसे, इसका इसके साथ cos x cos y, cos x cos y, और इनका करेंगे तो माइनस sin x sin y, माइनस का sin x और ये sin y, इसका कर लिया। अब इसका इसके साथ cos x sin y और प्लस sin x cos y, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ करेंगे माइनस का sin x cos y, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का cos x sin y। अब इसका इसके साथ करेंगे माइनस sin x sin y, इसका इसमें करेंगे cos x cos y, ठीक है। क्या आंसर आएगा बता दीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए जरा। इसे क्या लिख सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin a, cos a प्लस b लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिखेंगे, sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b। इसमें से माइनस साइन को आप बाहर निकाल दो तो sin a cos b प्लस cos a sin b बचेगा, sin a cos b cos a sin b, यानी कि sin a प्लस b। अब इसमें से क्या करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos a प्लस b हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, क्या लिख सकते हैं हम इसे, देखिए जरा, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था ये क्या है, इसको हम लिखेंगे p x प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चेक कर लो जरा।
कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई। मतलब जो क्वेश्चन में पी एक्स दे रखा था वहां पर एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई आया है। जब एक्स था तब पी एक्स लिखा था, जब एक्स प्लस वाई लिखा तो पी एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो पी एक्स प्लस वाई का मतलब ये हो गया आपका बी वाला, बी वाला आ गया। ठीक है बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ढंग से? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ढंग से? देख लीजिए सारे लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये है आपके पास इसमें लिखा है द माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4 रेस्पेक्टिवली इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के अंदर 6 का तो कोफैक्टर निकालना है ना। तो 6 वाला जो एलिमेंट है, 6 वाला कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 6 बोलो कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ 6 कितना होगा? 6 वाला जो एलिमेंट है कौन सा बता दीजिए? दूसरी रो का थर्ड कॉलम है ना, दूसरी रो का थर्ड कॉलम 2 3 वाला एलिमेंट है कि नहीं है? तो इसका मतलब -1 रेज पावर 5, यानी कि सीधे सीधे नेगेटिव साइन लगाना है आपको, नेगेटिव साइन लगाना है। नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ये लाइन छोड़ देंगे, वो वाली भी और कॉलम वाली भी। 8 - 14, 8 - 14 यानी कि 6 आएगा, है ना। और माइनर क्या निकालना है? माइनर किसका निकालना था बताइए? माइनर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 4 निकाला हमने, उल्टा निकाल दिया यार। माइनर ऑफ 6 निकालना था, ये माइनर है, माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 6 निकालेंगे तो इसको हटा देंगे तो ये माइनस का 6 बच जाएगा, है ना। और माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर निकालिए। 4 वाला जो एलिमेंट है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पर है, यानी कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पर है। ऑड का मतलब माइनस, पहले तो माइनस लगा दिए, और माइनस जब लगाएंगे तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सबको छोड़ दो, 18 - 24, है ना। 18 - 24, 18 - 24 तो ये प्लस का 6 होगा, मतलब -6 + 6, -6 + 6, -6 + 6 दैट इज डी। सारे लोगों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे स्पीड से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक और आपके लिए, ये रहा मेरे पास। एफ आर से आर में, जी आर से आर में, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, वैसे आपको आते हैं ये, इसलिए दे दे रहा हूं क्योंकि ये वैसे तो एफ ओ जी और जी ओ एफ वाले फंक्शन आपके सिलेबस में से हटा दिए हैं उसने, है ना। लेकिन आपने 11th क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो एफ जी एक्स करके तो पूछ सकता है आपसे कि एफ जी एक्स की वैल्यू निकालिए, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपके लिए, है ना। वो वाला नहीं होगा जो हटा दिया है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बता दीजिए? एफ एक्स आपको दिया है 2x + 3, और जी एक्स आपको दिया हुआ है x² + 7, ठीक है ना। अब आपको एफ जी एक्स इक्वल टू 25 है, एफ जी एक्स इक्वल टू 25 है। आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, निकालो जरा। एफ जी एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम? जी एक्स के प्लेस पर लिख देंगे x² + 7 की वैल्यू 25 है। अब देखना एफ एक्स ये है तो एफ x² + 7 कितना होगा? मतलब x के प्लेस पर x² + 7 लिख देंगे, तो 2x² + 7 + 3 25, तो 2x² + 7, इसको उठा के जरा इधर भेजो, 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 3 माइनस कर देंगे तो 22, है ना। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² + 7, 2 का डिवाइड कर देंगे तो 11, x² = 4, तो x = +-2, +-2 का मतलब b वाला। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? b इज द राइट आंसर। सारे लोगों को पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? ठीक है बेटा, आगे वाला क्वेश्चन ये है आपके लिए।
पहले ये देख लीजिए, आपको आ गया है ना ढंग से, देखिए। अब ये वाला देखिए, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी पूछा हुआ है, तो आप सीधा सीधा ए और बी का मल्टीप्लाई करिए, पहले तो ए बी निकालिए, है ना। ए आपको दिया हुआ है कितना बेटा, ए आपको दिया हुआ था 2015 और बी आपको दिया हुआ था कितना बोलिए, 1420 और ये 0। अब क्या करना है बोलिए, आपको ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए का बी का मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ 2 और ये 0, 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ 8 और ये 0, 8 ही होगा। अब इसका इसके साथ ये 1 और ये 10, 11 हो गए। अब इसका इसके साथ ये 4 और ये 0, मतलब 4 ही रहेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 माइनस 88, 8 माइनस 88 मतलब माइनस का 80 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, माइनस का 80 आ गया। ठीक है बेटा, अब आपसे क्या पूछ रहा था ये, अब ये आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, आप इसे केवल एक मैट्रिक्स मान लीजिए, कुछ भी जो होती है एक्स मान लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनसीईआरटी में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता था बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -80 होल रेज़ पावर n माइनस 1, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर तो इसका 2 था ना, तो 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब -80 आ गया, माइनस का 80, और माइनस का 80 का मतलब दिस इज नंबर बी। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते जाइए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे सारे बच्चे। अगेन एक और क्वेश्चन देखो जरा, इसको भी let T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation R on T defined as A is related to B if A is congruent to B for all A, B belongs to T then R is reflexive symmetric। फिर वो आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। A का और B का रिलेशन कब बन रहा है, बस ये मेन कंडीशन याद रखिए, A is related to B if and only if, किस कंडीशन में बोलिए, किस कंडीशन में, A is congruent to B, मतलब जो A वाला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए B के। तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए चेक करिए, क्या एक ट्राइंगल अपने आप के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मतलब एक ट्राइंगल लिख दिया, इसकी साइड है 5 6 7, इसके बगल में एक और ट्राइंगल बना दो, इसकी भी साइड है 5 6 7, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, तो कोई भी ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात सिमेट्रिक होने की चेक करिए, अगर ए वाला ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बी वाला भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। अब जरा ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिविटी, ए वाला ट्राइंगल बी वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और बी वाला ट्राइंगल सी वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ए वाला सी वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब कोई भी जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसे ट्रायंगल ऐसे रिलेशन का नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई नीड नहीं है, इक्विवेलेंस दिया हुआ वही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा हमारे लिए, इसमें लिखा है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 7x बिलोंग्स टू r इज 1 1 मैनी 1 ऑड इवन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन बोलेंगे इसे, बोलो 1 1 है, ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 बोलेंगे इसको।
क्योंकि 1 1 होने के लिए हम fx इक्वल टू एफ वाई लिख देते हैं ना, fx इक्वल टू एफ वाई लिखेंगे तो fx का मतलब कितना हुआ 4x प्लस 7 और 4y प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x इक्वल टू y, यानी कि ये वाला फंक्शन 1 1 है, 1 1 है। जब 1 1 है तो मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, इवन ऑड का तो वो तो छोड़ो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ए आंसर आएगा इसका। इवन ऑड फंक्शन तो तब चेक करते हैं ना जब x के प्लेस में माइनस एक्स लिखने से वही आंसर आ जाए तब वो इवन फंक्शन होता है, अदरवाइज ऑड फंक्शन होता है कि नहीं है। तो वो कंडीशन तो इसमें लगी नहीं थी। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised power n, then the order of a square matrix A is, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू है वो काहे के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर 9 के बराबर है। आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको याद होगा, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर 9। आ गया कि नहीं आ गया। तो कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 9, तो n इजिकल टू 3 प्लस माइनस 3 लिखेंगे क्योंकि ये ऑर्डर है, ऑर्डर तो ऑर्डर तो माइनस में नहीं होता ना। ये n माइनस 1 की वैल्यू है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि ये 4 ऑर्डर वाली है, 4 ऑर्डर वाली है मतलब b। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। 4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है ये। सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में बता दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे लिए एक और, देखिए जरा ध्यान से इसको। A1 2 3 A1 2 3 and consider the relation 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 then R is क्या है बता दो। तो 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें, 3 3 है इसमें, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 इसमें है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए चेक करिए, है ना। ट्रांजिटिव होने के लिए कैसे चेक करेंगे बता दो। इसमें 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 है कि नहीं है, 1 3 तो है इसमें, है ना। और दूसरा चेक करिए 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, वो भी सारे मतलब ट्रांजिटिव भी है ये, ठीक है कि नहीं, ठीक है ट्रांजिटिव भी है। 1 2 2 3 तो 1 3 इसमें है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है। और 1 2 है, ट्रांजिटिव है ये, मतलब केवल सिमेट्रिक नहीं है बाकी सब कुछ है ना। सिमेट्रिक नहीं है बाकी सब कुछ है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रांजिटिव तो जो है ना। और सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, नाइदर सिमेट्रिक, सीधा ए बोलेंगे इसको, है ना ए। नेक्स्ट आइए, पक्का 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 सारे लोगों को ये क्वेश्चंस आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों आपने सीख लिए हैं या नहीं सीख लिए हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और कल भी हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोस होंगे आपके लिए, जिससे कि आप 12th के बोर्ड के एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकें, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो, गुड नाइट।